हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा दुआ ज़ैनब और आप देख रहे हैं दी कमर सीमा शो। आज के शो में हम दो बहुत ही अहम टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में, जहां आर्मी चीफ जनरल वकारुज़्ज़मान की मीटिंग्स और मोहम्मद यूनुस के टेररिज्म के हवाले से वार्निंग्स ने कूप अफवाहों को जन्म दिया है। और दूसरी जो खबर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, वो है यूएस की एक राइट्स बॉडी ने इंडिया को एंटिटी ऑफ कंसर्न करार दिया है और रॉ पर सैंक्शंस लगाने की कॉज भी उठा रहे हैं। ये मुद्दा इंटरनेशनल एरिना में काफी हलचल मचा रहा है। तो इन दोनों टॉपिक्स पर आज हम तफसील से बात करेंगे डॉक्टर कमर शीमा साहब से। तो जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो उस पर आपकी क्या राय है, और आर्मी चीफ आपके मुताबिक जो बांग्लादेश में लीडर है यूनुस की प्रोटेस्ट और आर्मी चीफ जनरल वकारुज़्ज़मान की मीटिंग्स का आपस में क्या लिंक है? बहुत शुक्रिया। देखें, ये बांग्लादेश की जो सिचुएशन है, जब से शेख हसीना वाजद जो है वो रिमूव हुई हैं, तब से जारी बात है एक डिफिकल्ट सिचुएशन है। वो इस तरह कि आपको याद होगा कि बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं वकारुज़्ज़मान जो हैं, इन्होंने एक जिसे कहते हैं ना स्टेटमेंट दी थी कि उन्होंने कहा था कि नेशनल लीडरशिप को यूनिटी दिखानी होगी, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दिखानी होगी, अदरवाइज जो है वो आपके लिए बेहतर नहीं होगा। तो आर्मी चीफ का पॉलिटिकल क्लास को ये कहना कि भाई साहब आप यूनिटी दिखाएं, लीडरशिप दिखाएं, अदरवाइज आपकी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, दिस इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर मैनी इन द रीजन। अब आपको पता है कि अब इंडिया जो है, इंडियन मीडिया की बहुत ज्यादा डोमिनेंस है। आप द मोमेंट आप कोई स्टोरी गूगल करना चाहेंगे तो यू विल फाइंड कि सारी इंडिया की जो न्यूज़पेपर्स हैं वो उस पे सामने आएंगी और वो उसके ऊपर ऐसे लग रहा होगा बात जो है ना वो कर रही होती है। अब ये बात चल रही थी जी कि बांग्लादेश जो है ना वो उसमें मिलिट्री कू हो सकता है। So you may not find any Western press talking on that, but you will find every Indian जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक चैनल जो है दैट इज टॉकिंग ऑन दिस। आपको वेस्टर्न प्रेस नहीं करेगी, लेकिन क्योंकि इंडिया के अंदर ये सारी की सारी जो इंडियन प्रेस है देखी जाती है, इसकी बहुत ज्यादा व्यूअरशिप है, तो वो फौरन सामने आती है। अब फॉर एग्जांपल ये भी सुनने में आया है कि टॉप आर्मी ऑफिसर जो हैं, जिनमें 5 लेफ्टिनेंट जनरल, 8 मेजर जनरल जो हैं, जो जीओसीज हैं, कमांडिंग ऑफिसर्स हैं, और बहुत सारे ब्रिगेडियर्स वगैरह इकट्ठे हुए हैं और ये इस सवाल के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं कि जो शेख हसीना वाजद की जो अवामी लीग है उसकी गवर्नमेंट जो हटाई गई, अब लेकिन मौजूदा जो सेटअप है इसके ऊपर भी मिसट्रस्ट बढ़ रहा है। ठीक है जी, याद रखें हम बांग्लादेश के अंदर जो मेजर सपोर्ट बेस है फॉर एनी गवर्नमेंट दैट इज द मिलिट्री को बड़ी अहमियत हासिल हो गई है। पहले हसीना वाजिद जो कुछ करवाती थी मिलिट्री से करवाती रही, अभी ये जो केयर टेकर सेटअप है, इंटरम सेटअप जो है, ये भी जो कुछ करवाएगा जारी बात है मिलिट्री से करवा सकता है। लेकिन क्योंकि एक यूनिटी गवर्नमेंट बनी तो एक थोड़ा सा है जी कि शायद पता नहीं ये अवाम के वो जिसे कहते हैं ना अवाम का ट्रस्ट है इनके ऊपर। अवाम का ट्रस्ट देखें, मोहम्मद यूनुस पे इस वक्त खत्म हो रहा होगा या खत्म हो रहा है या कम हो जाएगा, उसकी द रीजन बिहाइंड इज कि इलेक्शंस का अभी पता नहीं चल रहा, शेख हसीना वाजिद के मुस्तकबिल का पता नहीं चल रहा, बांग्लादेश के अंदर किस तरह का सेटअप चलने हैं उस तरह की सिचुएशन अभी क्लियर नहीं हो रही। ये सेटअप जितना लंबा चलेगा उतना ज्यादा मसले मसाइल बनेंगे। अब आर्मी की क्या पोजीशन है ऑन इलेक्शंस, आर्मी की क्या पोजीशन ऑन हसीना वाजिद, और फिर आर्मी के इस वक्त फॉर एग्जांपल इंडियंस और ये कहते हैं कि हमारे बांग्लादेश की फौज के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। इंडियंस ये भी कहते हैं कि हमने जो काम, अगले दिन मैं इंडियन आर्मी चीफ जनरल विडरी को सुन रहा था एक पॉडकास्ट के अंदर, तो वो कह रहे थे कि हमें जो काम कहना होता है हम मिलिट्री टू मिलिट्री कह लेते हैं और हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। सो हमें गवर्नमेंट से कोई इस तरह की परेशानी वो नहीं है। लेकिन जो इंडियन मीडिया है वो बिल्ड कर रहा है प्रेशर बांग्लादेश के ऊपर कि उस टाइम लाइन में आ जाए। देखिए, बांग्लादेश की भी इकोनॉमिक कंडीशन बड़ी खराब है इस वक्त। मोहम्मद यूनुस चाइना गए हुए हैं, लेकिन इसमें फिर एक ये भी बात है कि वट एवर विल हैपन इन बांग्लादेश, it is as per the Indians, either पाकिस्तान करवाएगा या अमेरिका करवाएगा।
खैर मैं तो पाकिस्तान वाली थ्योरी को नहीं मानता, क्योंकि पाकिस्तान उस चीज में कोई नहीं है। यस, लेकिन जारी बात है, इंडिया का ये जो कंसर्न अबाउट द यूनाइटेड स्टेट्स जो है ना, वो बड़ा लेजिटिमेट एंड वो है, मौजूद है। सो ये अब बात करना कि वहां पे मिलिट्री कू हो सकता है, देखें इस गवर्नमेंट के पास लेजिटिमेसी कोई नहीं है, तो इस तरह की सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है। और दूसरा ये है कि अगर फौज डायरेक्ट आ जाती है तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, फौज को डायरेक्ट कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। और ये दुनिया में अब फौजों को पता चल चुका हुआ है कि फौज ने जैसा तैसा एक पॉलिटिकल सेटअप रखना होता है सामने, और पीछे से जो लीवर्स ऑफ पावर हैं वो फौज के पास होते हैं। जैसे पाकिस्तान के बारे में बात की जाती है, लोग कहते हैं जी कि वहां पे भी असल पावर जो फौज के पास है, सियासतदान वो सिर्फ फ्रंट फेस पे वो काम कर रहे हैं और वो चीजें कर रहे हैं। सो ये चीज जो है ना, सो ये अब कहा जा रहा है कि देयर इज अ पोटेंशियल मार्शल लॉ और इमरजेंसी जो है ना, वो रूल जो है वो लग सकता है। और उसकी वजह यही है कि बांग्लादेशी आर्मी की जो यूनिट्स हैं उन्होंने ये मुलाकातें शुरू हो गई हैं, इंटेलिजेंस जो मिल रही है लोगों को वो यही है, अवाम के साथ जो मीडिया के साथ कहीं शेयर हुई है कि जो फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ जो मिलिट्री डिवीजन्स हैं वो डिफरेंट किस्म की बातें कर रहे हैं, जिसे कहते हैं ना, और ये जो मौजूदा जो माहौल है, इस माहौल के अंदर कहा जा रहा है कि जो वकारुल जमान आर्मी चीफ है उनके पास स्पेस भी इतनी मौजूद नहीं है। सो ये एक स्पेकुलेशन है। और फॉर एग्जांपल ये अगर मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं ये जो भी करेंगे, जारी बात है ये कोई ना कोई एक्सटर्नल सपोर्ट से करेंगे। आज अगर इंडिया मौजूदा आर्मी चीफ के पीछे पूरा वजन डाल दे तो ये शायद बहुत कुछ कर सकेंगे, लेकिन फिर भी देखेंगे ये कि भाई कैसे जो है वो अमेरिकन इसमें क्या कहते हैं, बिकॉज ये एक इंडियंस ने आपको पता है कॉन्टिन्यूसली प्रेशर बिल्ड किया हुआ है। अब बांग्लादेश के अंदर अभी तुलसी गैबर्ड आई थी तो उनसे स्टेटमेंट दिलवाई बांग्लादेश के ऊपर। अभी यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ह्यूमन राइट्स के हवाले से स्टेटमेंट जो है वो दी। तो ये चीजें जो है ना दे आर देयर। और बहरहाल यू नो इट इज अ स्टोरी which is इन फ्रंट ऑफ अस, लेकिन एक क्योस है, अनरेस्ट है, और उस क्योस और अनरेस्ट को अगर देखा जाए तो वो बढ़ता जाएगा इफ इलेक्शंस नहीं होते। और ये जो मौजूदा सेटअप है, लग ये रहा है कि इनके अंदर भी कोई वो नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, इनके अंदर भी एक गुस्सा है, इनके अंदर भी एक रिवेंज वाली पॉलिटिक्स करने की कोशिश है कि हसीना को हटाया है तो हमें भी अपनी मर्जी करनी चाहिए। लेकिन इस हसीना तो फिर भी जैसे तैसे एक इलेक्टेड सेटअप के साथ आई हुई थी, बेशक उसने जो मर्जी किया, ऑपोजिशन को जेलों में डाला, व्हाटएवर शी डिड, बट एट द सेम टाइम लेकिन हसीना के पास वोट थे, इनके पास तो वोट भी नहीं है, इनको तो अपॉइंट किया गया है। सो ही इज अ चीफ एडवाइजर टू द, वो जिसे कहते हैं ना, टू द गवर्नमेंट। तो इनकी पोजीशन बड़ी अजीब किस्म की है। हालांकि आप देखें ना कि वो चाइना चले गए हैं मिलने, तो आपको पता है चाइनीज डोंट बॉदर कि किस तरह की जो जिसे कहते हैं गवर्नमेंट है, ये चाइनीज को इस चीज़ से कोई परवाह नहीं होती कि किस तरह का सेटअप है। उनको बस ये है कि हमारे इनसे काम होना चाहिए, बिजनेस चलना चाहिए। सो इस तरह की चीज़ों के ऊपर दे फोकस मोर। बहरहाल लेट्स सी हाउ इट फर्दर अनफोल्ड्स, बट एक दफ़ा तो ये स्पेकुलेशन तो मौजूद हैं कि जी ये जो जैसे कि ये कू की ये बातें चल रही हैं, और इसमें जैसे मैंने बताया कि इंडियन मीडिया लीड लेता है, इंडियन मीडिया के पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन आती है, और ख़ास तौर पे प्रिंट मीडिया के पास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आती है कि जी ये जो जिसे कहते हैं ना इस तरह की सिचुएशन बन सकती है। जी चीमा साहब, और चीमा साहब अगर हम देखें तो जो जनरल जमान है उन्होंने फीलिंग लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी बिल्डअप के हवाले से जो हिंट्स दिए हैं, और साथ ही हम देखें जो मोहम्मद यूनुस हैं उन्होंने टेररिज्म वार्निंग भी दी है। तो क्या ये असल में मुल्क में बढ़ती हुई एक्सट्रीमिज्म और टेररिस्ट एक्टिविटीज की तरफ इशारा करते हैं जो जनरल साहब की हिंट्स हैं, और क्या ये रीजनल स्टेबिलिटी पे मतलब इसका क्या असर हो सकता है सच? देखें रीजनल स्टेबिलिटी जो है ना, इंडिया के लिए बांग्लादेश, अब फ्रेंडली बांग्लादेश इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। उसकी वजह ये भी है ना कि इंडिया
एक तो इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, तो इंडिया को उनके साथ मिलके काम करना ही करना है। तो ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी तभी चलेगी जिसे वो कहते हैं ना, अगर बांग्लादेश साथ होगा। दूसरा, इंडिया को ये भी है कि बांग्लादेश उस तरह चले जिस तरह हम चाहते हैं, तो ये भी एक चीज है। तीसरा ये है कि ये जितनी भी सिचुएशन इमर्ज कर रही है, इसके अंदर जो जो इंडियन गवर्नमेंट है वो अपना एक उसका एक बड़ा साइजेबल इन्फ्लुएंस है बांग्लादेश के अंदर स्टिल, एंड वो मल्टीपल तरीकों से आना चाहते हैं। जो अप्रोच इंडियन गवर्नमेंट की है, दैट इज डिफेंसिव ऑफेंस की उनकी अप्रोच होती है कि वो डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव भी लॉन्च किया हुआ है, माइनॉरिटीज के बारे में बात करते हैं कॉन्टिन्यूसली। जब हसीना वाजद थी तो कभी माइनॉरिटीज के बारे में बात नहीं करते थे, क्योंकि उस वक्त वो फ्रेंडली गवर्नमेंट थी। जैसे ही हसीना वाजद हटी, जी माइनॉरिटीज के बुरे हालात हैं, जी माइनॉरिटीज के बुरे हालात हैं। तो इंडियंस जो हैं वो लगे हुए हैं इस चीज में काम करने। खित्ते के हवाले से ये है कि बांग्लादेश की सारी बातें नेबरहुड में और तो है कोई नहीं सिवाय इंडिया के। नेपाल दूर है, बीच में फिर इंडिया क्रॉस करके जाना पड़ेगा। भूटान वो उस तरह कोई नहीं है, आगे आगे म्यांमार है, वो अगेन लॉलेसनेस है वहां पे और डिफरेंट है। तो बांग्लादेश के लिए एक नेचुरल पार्टनर जो है ना वो इंडिया ही इंडिया बनता है। सो बहरहाल ये जो चीज है कि खित्ते के अंदर ये रीजन में क्या होगा। और दूसरी बात ये है कि जो बांग्लादेश का व्यू है खित्ते के हवाले से, वो भी इंडियंस नहीं मानते। इंडियंस डिक्टेट करते हैं बांग्लादेश को। वो कहते हैं कि इंडिया, जैसे बांग्लादेश ने कहा जी सार्क को रिवाइव करें, वो कहते हैं आप कौन होते हैं सार्क को रिवाइव करने वाले? ये फैसला हमने करना है कि सार्क को कब रिवाइव करना है। ये आप जिसे वो कहते हैं ना, जिसे वो कहते हैं, ये हमारी मर्जी से चीज चल रही है कि सार्क ने एक्टिवेट होना है, कब एक्टिवेट होना है, क्यों होना है। अगले दिन मैं देख रहा था कि डॉक्टर जयशंकर की स्टेटमेंट आई हुई थी इस हवाले से कि जी सार्क जो है ना वो एक फोरम तो मौजूद है, उसको एक्टिव तो होना चाहिए। तो वो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं बांग्लादेश जो है वो भी, उसका भी एक प्रेशर है, क्योंकि बांग्लादेश इज अ पार्ट ऑफ द बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टरल कोऑपरेशन जो है उसका हिस्सा है। और उसमें जा रहे हैं मोदी साहब और यूनस साहब, और मोदी साहब नहीं मिल रहे यूनस से। The reason behind is a pressure. India wants to keep a pressure on Bangladesh. So खित्ते के हवाले से मैं समझता हूँ बांग्लादेश के लिए ये सारे का सारा खित्ता बड़ा अजीब किस्म का है, क्योंकि बांग्लादेश की जो जो पॉपुलेशन है या बांग्लादेश की जो 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 ज्योग्राफी है वो इस अंदाज से है कि वो इंडिया के अलावा उसे कोई और सूट नहीं करता, या किसी से कोई लिंक नहीं है। तो गो के सो ये चीजें हैं। सो खित्ता उनके लिए मैं नहीं समझता वो आइसोलेटेड, दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम द रीजन, दे आर सिंगल। उनकी ऐसी कोई पोजीशन नहीं है। उनके लिए एक ही कंट्री इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज क्या नाम है इसका जो है, दैट इज इंडिया। लेकिन इंडियंस भी आपको पता है असर्ट करना चाहते हैं, दे वांट टू असर्ट, वो करना चाहते हैं, ठीक है ना जी, असर्ट करना चाहते हैं। सो लेट्स सी हाउ इट गोस। जी चीमा साहब, इसी टॉपिक के बारे में एक आखिरी सवाल जो मैं पूछना चाहती थी कि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक हमने देखा कि आर्मी चीफ के खिलाफ प्रो पाकिस्तानी सेंटिमेंट्स रखने वाले लोग भी मौजूद हैं। तो आप इस सिलसिले में क्या सोचते हैं? क्या ये इंटरनल मिलिट्री टेंशंस का काइंड ऑफ एक, हम कह सकते हैं कि निशानी भी हो सकती है? आपकी आवाज कट गई थी। आर्मी चीफ के बारे में आपने क्या कहा, क्या कम गए? कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्मी चीफ के खिलाफ प्रो पाकिस्तानी सेंटिमेंट्स रखने वाले लोग भी मौजूद हैं। नहीं देखिए, वो ये एक जो चीज है ना, ये प्रो पाकिस्तान, देखिए बांग्लादेश की जो पिछले 50 साल है ना, मेरी बात सुना, ये 50 साल जो बांग्लादेश और पाकिस्तान की हिस्ट्री है ये बड़ी डिफरेंट किस्म की रही है। इसमें आप देखें कि इंडिया की हिस्ट्री आप देखें, सो बांग्लादेश बड़ा प्रो इंडिया रहा है हमारे साथ। वो जिसे कहते हैं ना प्रो पाकिस्तान, मुझे कुछ ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन क्योंकि इंडिया बांग्लादेश मिलिट्री के कुछ लोग आए थे पाकिस्तान, इस तरह सुनने में ये भी आया था कि पाकिस्तानी आईएसआई के कुछ लोग भी गए थे वहां पे। तो ये जो चीज है ना, दैट इज इम्पोर्टेंट। पाकिस्तान ने अपने फॉरेन ऑफिस के लोगों को क्यों नहीं भेजा? फॉरेन मिनिस्टर क्यों नहीं गए? या हाईएस्ट लेवल के फॉरेन ऑफिस के लोग क्यों नहीं गए? आईएसआई के क्यों लोग गए हैं? ये चीजें हैं। और विद इन दी बांग्लादेशी आर्मी ये इंप्रेशन भी है कि इंडिया हमें डराना चाहता है, धमकाना चाहता है, हमें फोर्स करना चाह रहा है। और फिर जिस तरह का नैरेटिव इंडिया के अंदर बनाया जा रहा है
कि विद कोर्जन आप उनका एटीट्यूड बदलें बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश जारी बात है इसको नापसंद कर रहे हैं। तो दैट इज द स्टोरी, इट इज देयर बाय द वे। सो लेट्स सी इसमें क्या होता है, लेकिन ये कहें थोड़ा सा इट्स टू अर्ली टू से कि इट इज गोइंग टू बी यू नो कोई इस तरह की सिचुएशन। लेकिन बांग्लादेश जो है ना, वो याद रखें, उसके लिए जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी एंड सबसे बड़ा चैलेंज इंडिया है। बांग्लादेश की अपॉर्चुनिटी भी इंडिया है एंड चैलेंज भी इंडिया है, क्योंकि कारोबार कर सकते हैं बड़े पैमाने पे, कनेक्टेड हैं, सोसाइटी, ज्योग्राफी, रिसोर्सेज, हर चीज वहां जा सकती है। और एट द सेम टाइम चैलेंज भी है, क्योंकि दे वांट कि बांग्लादेश वो करे जो हम चाहते हैं। तो ये फिर वहां पे बांग्लादेश की जो एक जो जो पोजीशन है वो कॉम्प्रोमाइज होती है। जी चीमा साहब, बहुत शुक्रिया। अगर अब आपसे दूसरी टॉपिक के बारे में बात करें, यूएस राइट्स बॉडी और इंडिया के बारे में, तो यूएस राइट्स बॉडी ने इंडिया को एंटिटी ऑफ कंसर्न क्यों करार दिया? आपके ख्याल में इस डिसीजन के पीछे क्या स्ट्रैटेजिक या फिर ह्यूमन राइट्स का चीज छुपी है? देखिए, एक अमेरिका का कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है, जो हर साल जो है वो रिपोर्ट जारी करता है रिलीजियस फ्रीडम के बारे में, कि दुनिया में रिलीजियस फ्रीडम, ये बेसिकली स्टेट डिपार्टमेंट का ही एक अदारा समझ लें। ये हर साल एक रिपोर्ट जारी करता है, और उस रिपोर्ट के अंदर ये बात करते हैं कि भाई फला मुल्क में क्या हो रहा है, फला मुल्क में क्या हो रहा है। अच्छा, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि जो इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है, रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, वो उसके बारे में उन्होंने कहा है जी कि ये खालिस्तानी जो सेपरेटिस्ट हैं उन और जो एक्सट्रीमिस्ट हैं ओवरसीज, उनको वो कहते हैं जी कि ये कत्ल करना चाहते हैं। तो उनको उन्होंने, जिसे वो कहते हैं ना, एक ये जैसे वो एक वो ये कहा कि इसके ऊपर सैंक्शंस की जाए फॉर एग्जाम्पल। तो जब वो सैंक्शन की बात आती है, इसके ऊपर फिर इंडिया का फॉरेन ऑफिस बोल पड़ा, उन्होंने कहा जी कि ये एंटिटी ऑफ कंसर्न है हमारे लिए। आपको पता है इंडियंस इनको वीजे नहीं देते, जो मेरा ख्याल है यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के लोग जो हैं, इनको वीजे नहीं देते कि आप क्यों इंडिया आना चाहते हैं। आप हमारी इंटरनल जो पॉलिटिक्स है या जो हमारी इंटरनल चीज़ों के अंदर आप इंटरफेयर करना चाहते हैं, सॉरी हम अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन असल चीज़ ये नहीं है, ये तो बहुत पहले भी चीज़ें होती रही। असल चीज़ ये है कि जो इंडियन और अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज की जो आपस में बंठन बनी ना, ऑन ये जो खालिस्तानियों के ऊपर, जिसमें ये बात चली थी कि इंडियन डीप स्टेट जो है, जो रॉ जो है, वो अमेरिका के अंदर पन्नू को कत्ल करना चाह रही थी, और जिसपे अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी ने बंदे पकड़े, ठीक है। और वो बेसिकली एक ये प्रॉब्लम है। तो ये क्योंकि इनकी रिपोर्ट अभी आई है, लेकिन अमेरिका का इनके साथ मसला सॉल्व हो चुका हुआ है मेरे ख्याल के मुताबिक। ये अब अमेरिकन गवर्नमेंट इसके ऊपर नहीं बोलती, लेकिन ये एक अदारा है जो जिसने बात की है। सो इंडियंस इस अदारे को इतनी लिफ्ट नहीं कराते, पाकिस्तान भी नहीं कराता। पाकिस्तान को भी उन्होंने कहा जो है ना कि यहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम ठीक नहीं है, इंडियन भी नहीं मानते। सो अब दरअसल क्वेश्चन ये है ना कि अमेरिका के ऊपर खुद क्वेश्चन मार्क लगने शुरू हो गए कि भाई आप मिडल ईस्ट में जो चीजें हैं उसको आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं, वो आपके लिए क्या जो है ना वो है। तो दैट इज द स्टोरी इन फैक्ट कि ये अब रॉ जो है उसको अगर ये कहेंगे कि भाई तुम ये सारी बातें करेंगे, तो रॉ तो फिर इंडिया की अमेरिका की पार्टनर भी है। इंडिया और अमेरिका इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं ऑन चाइना, ठीक है, लेकिन ऑन दिस इशू उनकी आपस में मुखालफत है। सो ये एक चीज रहेगा। लेकिन असल में अमेरिकन को ये बात बुरी लगी थी कि अमेरिका हमारा दोस्त होते हुए, सॉरी, अमेरिका को भारत के वाले से ये बात बुरी लगी थी कि इंडिया हमारा दोस्त होते हुए अमेरिका के अंदर किस तरह एक ऑपरेशन के तहत एक बंदे को मारना चाहता है, एंड हाउ दे डिड इट इन कनाडा। और आपको पता है इन्होंने बेसिकली अमेरिकन ने जस्टिन ट्रूडो को इस्तेमाल कर लिया था, ठीक है जी। जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में आके बात कर ली, सारा कुछ कर लिया वो उस वक्त, बट लेटर ऑन वो सारी चीजें डिसमिस हो गई और वो ना हुआ। अब कैनेडियन साइलेंट है क्योंकि अमेरिका में गवर्नमेंट बदल गई है। वो जो खैर अमेरिका में, कनाडा के अंदर भी गवर्नमेंट बदल गई है। सो दैट इज इंटरेस्टिंग सिचुएशन। इसको इंटरेस्टिंग तरह रीड किया जाएगा कि अमेरिकन ने कैनेडियंस को कहा कि तुम इंडिया का नाम लो,
कि ये इन्होंने कनाडा के अंदर बंदे मारे हैं, फिर हम आपको सपोर्ट करेंगे। और फिर वही हुआ कि उन्होंने कनाडा को इस्तेमाल किया कि तुम ओपनली बात करो, और खुद वो जो है वो उन्होंने थ्रू कोर्ट्स इनके बंदों को पकड़ा और पॉलिटिकली इस मसले को हाईलाइट नहीं किया, बिकॉज उनको ये था कि जितने हमारे इंडिया से इंपॉर्टेंट ताल्लुकात हैं, अगर हमने वो जिसे क्या कहते हैं, टू वॉश द डर्टी लाइन इन पब्लिक, अगर हमने ये इसको इस तरह किया तो फिर हमारे ताल्लुकात खराब हो सकते हैं, चाइना को स्पेस मिलेगी। सो हमें अभी इंडिया को उठाना है। सो ये चीज जो है वो डिस्कस ना करें। लेकिन वो अमेरिकन इस चीज से तो बड़े हैं कि भाई इनकी बहादुरी देखें कि हमारे मुल्क में आके बंदे मारने लगे हैं, और वहीं पे बंदे जो है ना, तो इसमें बहुत सारे जो अमेरिकन कांग्रेसमैन है उन्होंने भी क्वेश्चन उठाया था कि दिस इज द स्टोरी ऑफ ट्रांसनेशनल रिप्रेशन की स्टोरी है। सो इस तरह की चीजें हैं। सो बहरहाल ये ऐसा अदारा है रिलीजियस फ्रीडम वाला, जिसको अमेरिकन, ये स्टेट डिपार्टमेंट का आगे एक अदारा है। स्टेट डिपार्टमेंट हो सकता है, ये स्टेट डिपार्टमेंट को रिकमेंडेशंस देता है कि आप ये करें, ये करें, ये करें। इन रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करना जरूरी नहीं है, लेकिन जब अमेरिका मोटिवेट होता है कि हाँ जी करना चाहिए, तो हो सकता है तब कर भी दें। लेकिन अभी तो उसके पॉलिटिकली ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, तो कोई जरूरत नहीं है और इस तरह की चीजें। जी चीमा साहब, लेकिन हमने देखा कि ऑब्वियसली इंडिया इस रिपोर्ट को इतनी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं देता, लेकिन इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने जो है वो इनकी यूएस जो राइट्स बॉडी है इसकी रिपोर्ट को बाइस्ड और एजेंडा ड्रिवन जो है वो करार दिया है। क्योंकि रिपोर्ट में साथ ही मोदी और बीजेपी पर भी हेटफुल रिटोरिक और मिस इन्फॉर्मेशन का भी इल्जाम लगाया गया था। तो आपके ख्याल में ऑब्वियसली अगर एक फॉरेन मिनिस्ट्री ऑब्वियसली एक ऑफिशियल अदारा है, उसकी तरफ से इस तरह जवाब आया, तो इस तरह की जो मिस रिप्रेजेंटेशन है इंडिया के बारे में, इसके कोई असरात हो सकते हैं इंटरनेशनल इमेज में इंडिया के, या फिर डिप्लोमेटिक रिलेशंस में, या नहीं होंगे? देखिए, इसमें एक चीज समझने वाली है, ये एक अमेरिका की और वेस्ट के अंदर ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो दूसरे मुल्कों के बारे में रीड करते हैं, स्टडी करते हैं। इनका काम होता है रिकमेंडेशंस देना गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट के किस तरह के पॉलिटिकल ताल्लुकात हैं या किस तरह के सिक्योरिटी ताल्लुकात हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अगर ताल्लुकात अच्छे ना हो तो इन अदारों की रिकमेंडेशंस को बेस बना के सैंक्शंस या बाकी चीजें की जाती हैं, और फिर ये पनिशमेंट का तरीकाकार है अमेरिकी सिस्टम का। लेकिन अभी क्योंकि अमेरिका के ताल्लुकात इंडिया से बहुत अच्छे हैं, तो अमेरिका तो कभी भी इन चीजों को इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन रॉ को स्पेसिफिकली जो पिक किया गया है, ये इसलिए पिक किया गया है कि ये एक एंगल बनाया गया। आपको पता होगा आज से साल 1.5 साल पहले रॉ का जो ऑपरेशन है नॉर्थ अमेरिका में, वो बंद करवा दिया था अमेरिकन ने, कि जैसे कनाडा और अमेरिका के अंदर। सो वो एक बेसिकली, so that is to create pressure tactic so that the Indians don't repeat what they have done in the past. ये एक बेसिकली एक जो है जो चीज है। ठीक है, बहुत शुक्रिया चीमा साहब। तो दोस्तों, फिर आज हमने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरों का जायजा लिया। हमने पहले देखा कि बांग्लादेश में आर्मी चीफ जो हैं उनकी मीटिंग्स के बारे में, और मोहम्मद यूनुस के जो टेररिज्म के हवाले से वार्निंग्स हैं, आर्मी कू के बारे में, इस सब के बारे में आज हमने बात की, तफसील से बात की। और दूसरी खबर जो हमने यूएस की राइट्स बॉडी जिन्होंने इंडिया को एंटिटी ऑफ कंसर्न करार दिया, रॉ पर सैंक्शंस लगाने की बात की, उस पर बात की। वही बात है, अमेरिका की तरफ से जो है ये इस तरह के जो स्टेट डिपार्टमेंट्स या इनकी तरफ से इस तरह की रिपोर्ट्स इसलिए शाया किया जाती हैं ताकि वो इंडिया पर प्रेशर डाल सकें, ताकि जो वो मिस्टेक्स पास में कर चुके हैं वो रिपीट ना करें। तो फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ नए एपिसोड में। टेक केयर।